फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, व्हाट हैपन इफ वन ऑफ द स्लिट्स says S1 in Young's double slit experiment is covered with a glass plate which absorb half the intensity of the light from it. Option है the bright fringes becomes less bright and the dark fringes have finite light intensity. तो ये बिल्कुल क्लियर है यहाँ से, और मुझे लगता है यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही भी है कि कह रहे हैं ना, जैसे क्या होगा अगर एक स्लिट से S1 स्लिट से यंग्स डबल स्लिट में लाइट आती है, एक्सपेरिमेंट होता है S1 में, तो स्लिट एक्सपेरिमेंट और स्लिट्स एक्सपेरिमेंट इज कवर्ड विद ग्लास प्लेट विच एब्जॉर्ब द हाफ द इंटेंसिटी, आधी इंटेंसिटी जो कवर कर ले उसको, तो वैसे केस में फ्रिंज जो होती है वो लेस ब्राइट हो जाती है और डार्क फ्रिंज जो होती है उसकी भी लाइट जो है फाइनाइट इंटेंसिटी की लाइट हो जाती है। हालांकि ऑप्शन और भी हैं इसमें, द ब्राइट फ्रिंजेस बिकम्स ब्राइटर एंड द डार्क फ्रिंजेस बिकम डार्कर, तो ये नहीं है। द फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेज, ये भी नहीं होगा। नो फ्रिंज विल ऑब्जर्व, तो फ्रिंज तो उसमें बनेगा, और फर्स्ट आंसर इसका ए वाला जो है वो सही है। तो उसी तरह से दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख रहे हो, व्हाट हैपेंड टू द इंटरफेरेंस पैटर्न। अब यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न की बात कर रहा है। जैसे दो स्लिट्स हैं S1 और S2 इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आर इल्यूमिनेटेड बाय द टू इंडिपेंडेंट बट इन आइडेंटिकल सोर्सेज। ठीक है, तो इसमें देखो आप यहाँ पे कह रहे हैं द इंटेंसिटी ऑफ द ब्राइट फ्रिंज इज डबल। ऐसा नहीं होगा, ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी की डबल हो जाए। इस एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया है, और इसकी प्रॉपर्टी में जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी में पढ़ोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। द इंटेंसिटी ऑफ द ब्राइट फ्रिंजेस बिकम्स 4 टाइम्स, ये भी नहीं, जैसे डबल मैंने बोला नहीं होगा तो 4 टाइम्स भी नहीं होगा। 2 सेट्स ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ओवरलैप, ये भी नहीं होगा। नो इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्जर्व, तो यहाँ पे कोई इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा। ये साफ कह रहा है कि व्हाट हैपेंड टू द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ 2 स्लिट्स S1 S2 डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इल्यूमिनेटेड बाय 2 इंडिपेंडेंट बट आइडेंटिकल सोर्सेज। दोनों इंडिपेंडेंट है, आइडेंटिकल सोर्स है, तो इंटरफेरेंस पैटर्न ही ऑब्जर्व नहीं होगा। जबकि अगर ये 2 स्लिट है, अगर दोनों एक सोर्स से लाइट आती ना, जैसा कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम लोग देखते हैं, एक सोर्स से अगर लाइट आती तो ये बिल्कुल इंटरफेरेंस पैटर्न बनता, और डार्क कम्प्लीटली डार्क होता और ब्राइट भी कम्प्लीटली ब्राइट होता। ये आपका प्रॉपर्टी होता है। वहीं पे क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देख रहे हो, व्हाट इज द रीजन फॉर योर आंसर टू अबव क्वेश्चन। द 2 sources do not emit light of the same wavelength. The 2 sources emits wave which travel with different speed. The 2 sources emits lights waves of different amplitude. There is not constant phase difference between the waves emitted by the 2 sources. तो देखिए ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे थर्ड वाला इसका आंसर होगा। थर्ड का जो है डी का आंसर होगा। There is no constant phase difference between the waves emitted by the 2 sources. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये सब प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी को आपको याद ही रखना पड़ेगा क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट का पार्ट है। और क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है 2 sources ऑफ लाइट आर सेड टू बी कोहेरेंट। लाइट कब कोहेरेंट होती है, तो मैं आपको बता दूँ इसकी प्रॉपर्टी, जैसे कि आपने स्टडी भी किया हुआ है। जब वेवलेंथ सेम हो, फ्रीक्वेंसी सेम हो, और एक फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो, है ना, तो ही यह लाइट जो होती है कोहेरेंट मानी जाती है। बोथ हैव आउटलाइट waves of the same amplitude and phase, intensity and wavelength, speed और wavelength and the constant phase difference। तो फोर्थ का भी ये डी है, जैसे मैंने बताया कि wavelength और constant phase difference इसके लिए भी होना काफ़ी ज़रूरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड व्हेन लाइट वेव्स इंटरफेरेंस।
कंजर्व क्या रहता है जब लाइट वेव इंटरफेरेंस करती है ना। तो देखिए ऐसे तो इसमें कोई चीज़ कंजर्व नहीं है, फेज भी कंजर्व नहीं है, इंटेंसिटी भी कंजर्व नहीं है, एम्पलीट्यूड भी कंजर्व नहीं है, तो नन ऑफ दीज इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो नन ऑफ दीज ही इसका आंसर होगा, बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड rotates the plane of polarized light, changes the direction of polarized light, does not allow plain polarized light to pass through it. None of these. तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखो, एन ऑप्टिकली एक्टिव जो कंपाउंड होती है वो रोटेट कर देती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसका फर्स्ट आंसर होने वाला है इसका आपका। हालांकि पोलराइजेशन आपके चैप्टर से हट चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ तक आपको मैंने बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 में देख सकते हो आप, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट सुटेबल फेनोमेनन टू एस्टेब्लिश दैट लाइट इज अ वेव मोशन। कौन सा बताता है कि लाइट एक वेव मोशन है? देखिए लाइट वेव मोशन है, इसके बारे में तो रिफ्लेक्शन से अच्छा कुछ नहीं कोई बता सकता। तो इंटरफेरेंस वेव मोशन की बात नहीं करता, डिफ्रैक्शन भी नहीं करता, तो सिर्फ रिफ्लेक्शन बताता है कि वेव मोशन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग, द फोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स इन मीडियम वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज इज कॉल्ड। अगर ये जो लोकस है, सॉरी ये जो लोकस है ऑफ ऑल पार्टिकल्स इन अ मीडियम वाइब्रेटिंग इन अ सेम फेज, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? तो ये एक डिफिनेशन है, वो डिफिनेशन है आपका किसका? तो आप जरा सोच के बताओ मुझे कि किसका डिफिनेशन है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन अगर आप पूछोगे तो मैं वो भी बता दूंगा। ऑप्शन है वेवलेट, फ्रिंज, वेव फ्रंट एंड नन ऑफ दिस। तो वेव फ्रंट का ये डिफिनेशन है एक तरह का। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स वेयर द पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट्स विद द सेम फेज, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 तो वैसा ही हो गया ना, सेम क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 सेम फेज की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 आप देख सकते हो, व्हेन लाइट सफर्स रिफ्लेक्शन एट द इंटरफेस बिटवीन वाटर एंड ग्लास, है ना, वाटर और ग्लास से अगर ये रिफ्लेक्शन दिखा रहा है ना, तो फेज चेंज इसमें कितनी होगी? द चेंज ऑफ द फेज इन द रिफ्लेक्टेड वे। क्या हो सकती है फेज में चेंजेस की इसकी? तो देखिए ये आपके पास पाई मतलब 180 डिग्री की होगी। अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो उसके फेज में जो रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्लेक्टेड फेज से जो रिफ्लेक्ट होता है वो 180 डिग्री की होती है। ऐसा स्ट्रिंग में भी होता है, अगर आप स्ट्रिंग को थ्रेड को लेके उसमें आप करोगे उसमें भी ऐसा ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हो आप, टू सोर्सेज ऑफ लाइट आर सेड टू बी कोहेरेंट व्हेन दे गिव लाइट वेव्स ऑफ सेम। देखिए ये कोहेरेंट सोर्स का क्वेश्चन कई बार आ गया, और यहाँ पे मैं फिर से बताऊंगा कि ये कोहेरेंट सोर्स यहाँ पे तब होगा जब यहाँ पे आपके पास एम्पलीट्यूड और फेज को सेम एम्पलीट्यूड और फेज दोनों चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे, व्हाट इज़ द ब्रिस्टर लॉ, ब्रिस्टर्स एंगल फॉर एयर टू ग्लास ट्रांजिशन म्यू ए जी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ग्लास और एयर के बीच की जो है वो इतनी दे रखी है। तो देखिए इसमें ब्रिस्टर का फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन आप एक बार सॉल्व करके देखो ब्रिस्टर फार्मूला। हालांकि ब्रिस्टर फार्मूला आपके सिलेबस का पार्ट इसमें भी नहीं है अगर मैं कहूँ तो आप लेकिन अप्लाई करके देखो, आपसे सॉल्व हो। क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन पे दिख रहा है, व्हेन ऑर्डिनरी लाइट इज मेड इंसिडेंट ऑन अ क्वार्टर वेव प्लेट द इमेजेंट लाइट। अब देखिए क्वार्टर वेव प्लेट मतलब 1/4 हो गया ना, है ना। तो ऐसे केस में जो लाइट होगी ना वो इलिप्टिकली पोलराइज्ड होती है। ऑर्डिनरी लाइट जो होती है अगर इंसिडेंट करने दिया जाए उसको क्वार्टर वेव प्लेट की तरह, तो इमर्जेंट लाइट क्या होगी? इलिप्टिकली पोलराइज्ड होगी। ब्रिस्टर लॉ पे अगला ही क्वेश्चन हमारे पास ब्रिस्टर लॉ पे बेस्ड है, अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन ग्लास सरफेस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस सो दैट रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड। देखिए रिफ्लेक्टेड भी होती है लाइट और रिफ्लेक्टेड दोनों ही होती है, और ये रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड जो दोनों होती है ना वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है यहाँ पे, ठीक है। तो जब ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो ऐसे केस में टेन इंसिडेंट एंगल जो होती है आई बीटा
ये आपके म्यू के इक्वल होती है और यही आपका ब्रिस्टर लॉ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ ध्यान देंगे और 15 आप यहाँ पे देख पा रहे हो। टू ऑब्जर्व डिफ्रैक्शन द साइज ऑफ ऑब्स्टेकल। अच्छा, अगर आप डिफ्रैक्शन क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम ऑब्स्टेकल, इसी को तो डिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो वैसे केस में क्या होता है कि अगर आप ऑब्जर्व करना चाहते हो डिफ्रैक्शन, साइज ऑफ ऑब्स्टेकल क्या होना चाहिए? शुड बी ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ, है ना। तो बी इसका आंसर जो है आपका, बी आंसर इसके लिए सही होगा, बिल्कुल सटीक होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है द कलर्स ऑन अ सोप बबल इज ड्यू टू। सोप बबल, जैसे सोप का बबल होता है उसमें आपको एक कलर दिखता होगा अलग अलग, जैसे लगता होगा जैसे रेनबो की तरह सारे कलर्स दिखते होंगे यहाँ तक कि, है ना। तो सोप बबल पे जब कलर इस तरह का दिखता है वो किस कारण से दिखता है, ये रीज़न क्या है? तो मैं बता दूं यहाँ पे इंटरफेरेंस ही इसका मेन रीज़न है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिकेट्स दैट लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स। देखिए कौन सा स्टेटमेंट बताता है कि लाइट वेव ट्रांसवर्स है? तो लाइट वेव ट्रांसवर्स होने का फर्स्ट ऑप्शन आप देख रहे हो यहाँ पे, लाइट वेव्स कैन बी पोलराइज्ड, है ना। और यही एक मेन ऑप्शन है, हालांकि मैं आगे ऑप्शन बता देता हूँ। लाइट वेव कैन बी पोलराइज्ड, ये तो यही इसका आंसर भी है और ऑप्शन भी है, सही है। दूसरा ऑप्शन है लाइट वेव कैन शो इंटरफेरेंस, ये नहीं है। लाइट वेव अंडरगोज डिफ्रैक्शन, ये भी नहीं है। दे ट्रेवल इन अ वैक्यूम, ये भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय ह्यूजेंस वेव थ्योरी। देखिए ह्यूजेंस वेव थ्योरी ने किसको एक्सप्लेन नहीं किया, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए इसने तो डिफ्रैक्शन को किया है, पोलराइजेशन को किया है, इंटरफेरेंस को किया है। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है डुअल नेचर से आता है, इसलिए इसको उन्होंने नहीं किया है। ये आइंस्टाइन का पार्ट था, ये ह्यूजेंस का पार्ट नहीं था। तो ह्यूजेंस ने सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इसमें से प्रूफ नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास स्क्रीन पे दिख रहा है। बेंडिंग ऑफ लाइट फिनोमिना इज सोन बाय। बेंडिंग ऑफ लाइट क्या होती है? अभी तो हमने बात की डिफ्रैक्शन होती है ना, तो ये बेंडिंग ऑफ लाइट डिफ्रैक्शन होती है, इसका आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें। एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, कौन सी होती है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड? तो यहाँ पे आपके पास स्क्रीन पे है, रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, बिल्कुल सही। जो कि रोटेट कर देता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, वो एक्टिवली ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है। इससे पहले भी हमने इस क्वेश्चन को स्टडी किया था। क्वेश्चन नंबर 22 स्क्रीन पे दिख रहा है। टू ऑब्जर्व डिफ्रैक्शन द साइज ऑफ ऑब्स्टेकल, फिर से यही क्वेश्चन रिपीट हो गया हमारे पास। तो कई बार जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वो रिपीट होता है और वो रिवीजन का पार्ट होता है। तो हमें ये देखना होता है कि इसके बाद अगर दोबारा आ रहा है तो आपके माइंड में वो क्वेश्चन है या नहीं है। कई बार आप क्वेश्चंस को स्किप, जैसे स्टडी किया आपके दिमाग से निकल गया, क्वेश्चन फिर से दोबारा दूसरे फॉर्म में आ गया, तो आपके लिए परेशानी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे टू ऑब्जर्व डिफ्रैक्शन द साइज ऑफ ऑब्स्टेकल, साइज ऑफ ऑब्स्टेकल वहाँ पे आपने स्टडी किया था। शुड बी द ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ, राइट। तो बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विड्थ इज बीटा। बीटा तो फ्रिंज विड्थ होता ही है ना, ठीक है। तो द इंटायर अरेंजमेंट इज नाउ प्लेस्ड इनसाइड अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, द फ्रिंज विड्थ विल बिकम। अगर पूरा आपका अरेंजमेंट बीटा, तो बीटा इक्वल टू लेमडा डी बाई डी, जो फार्मूला होता है लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, उस फार्मूले को अगर पूरे को आप क्या करते हो, एक लिक्विड में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है उसमें अगर आप प्लेस कर दोगे तो उसके लिए आपके पास फार्मूला क्या मिलेगा, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे मुझे लगता है बीटा बाई म्यू का फार्मूला मिलेगा, मतलब 23 का बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बता रहा है इन द फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन, बार बार डिफ्रैक्शन के फिनोमेना की बात हो रही है, ऑफ लाइट व्हेन द वायलेट लाइट इज यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ रेड लाइट। अगर आप क्या कर लोगे वायलेट लाइट को यूज़ कर लो रेड लाइट की जगह पे डिफ्रैक्शन के केस में, ठीक है। तो फिर आपके पास यहाँ पे मैं बताऊँ कि फ्रिंज विड्थ इंक्रीज नहीं होगा, ऐसा है, तो पहला ऑप्शन गलत है। नो चेंज इन द फ्रिंज विड्थ, ऐसा भी नहीं है। फ्रिंज विड्थ डिक्रीज, हाँ जी, फ्रिंज विड्थ आपकी यहाँ पे डिक्रीज करेगी। क्वेश्चन नंबर 24 का सी है। और क्वेश्चन नंबर 25 भी आपको दिख रहा है। इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोथ द स्लिट्स आर सिमिलर, होता है दोनों स्लिट सिमिलर होती है। इफ द लेंथ
ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स इज हाफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अगर एक स्लिट की लेंथ को आधी कर दी जाए, है ना, तो फिर क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन आपके पास दे रहा है, ऑप्शन में आप देखो, अगर एक लेंथ की स्लिट को आधी कर दिया है तो डार्क फ्रिंज बिकम ब्राइटर, जो डार्क फ्रिंज बन रही है ना वो ब्राइटर बन जाएगी। हालांकि ऑप्शन ए है ब्राइट फ्रिंजेस बिकम्स नैरो, ऐसा नहीं होगा। ब्राइट फ्रिंजेस बिकम्स वाइडर, ये भी नहीं होगा। डार्क फ्रिंजेस बिकम्स डार्कर, ये भी नहीं होगा। लेकिन डार्क फ्रिंजेस बिकम्स ब्राइटर, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 25 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 26 को अगर देखें, इंस्टेड ऑफ यूजिंग टू स्लिट्स, यंग्स एक्सपेरिमेंट, यंग्स ने 2 स्लिट का यूज़ किया था ना, अगर आप वहाँ पे इफ़ यू यूज़ सेपरेट बट आइडेंटिकल सोडियम लैम्प, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स, तो इसका मतलब 2 अलग अलग सोर्स आप इस्तेमाल कर रहे हो, है ना, 2 अलग अलग सोर्स क्या इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा, तो जनरल इल्यूमिनेशन होगी। जनरल मतलब कोई ऐसा नहीं कि एक पैटर्न आपको वहाँ पे जैसे इंटरफेरेंस का पैटर्न मिलता है जिसकी इंटेंसिटी सेम होती है ना, वैसा पैटर्न नहीं मिलेगा। एक जनरल इल्यूमिनेशन, एक लाइट आपको दिखेगी, बस इतनी सी बात होगी। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद 26 के बाद 27 आप देख सकते हो यहाँ पे 27 है, इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय आइडेंटिकल स्लिट्स द इंटेंसिटी ऑफ द साइट मैक्सिमम इज आई व्हेन वन ऑफ द स्लिट इज क्लोज्ड। अगर आप एक स्लिट को क्लोज कर दो, इंटेंसिटी एट द सेम स्पॉट इज आई नॉट। अगर दोनों जाती है तो आई मिलती है, और अगर एक को आप क्लोज कर देते हो तो आई नॉट मिलती है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आई एंड आई नॉट, आई और आई नॉट के बीच का रिलेशन क्या होगा, तो देखिए आई और आई नॉट के बीच का रिलेशन होगा बी इक्वल टू, बी जो आंसर है इसका वो सही है, आई इक्वल टू 4 आई नॉट, राइट। तो ये इसका ऑप्शन सही होगा। सारे ऑप्शन को ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे दिख रहा है, द स्पीड ऑफ लाइट, जो आपको पता ही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, फाइंड द टाइम टेकन बाय द लाइट टू ट्रेवल द डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर इन ए ग्लास। ग्लास में 50 सेंटीमीटर ट्रेवल करने का क्या टाइम लगेगा, आप सॉल्व करके निकालोगे। इसका फर्स्ट आंसर आपके पास मिलेगा 2.5 × 10⁻⁹ का। क्वेश्चन नंबर 30 है, इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न, द फर्स्ट मैक्सिमा इज इंफ्रारेड लाइट वुड बी। अगर आप चाहो कि फर्स्ट मैक्सिमा जो है वो इंफ्रारेड लाइट हो पाए तो क्या करोगे आप, तो क्वेश्चन नंबर 30 का है, तो आपको देखिए एट द सेम प्लेस एज द फर्स्ट मैक्सिमा इज ग्रीन लाइट, उस प्लेस पे नहीं ग्रीन लाइट नहीं दे सकते यहाँ पे। फर्स्ट मैक्सिमा क्लोजर टू द सेंटर देन द फर्स्ट मैक्सिमा फॉर द ग्रीन लाइट, फार्दर फ्रॉम द सेंटर, फार्दर, हाँ फार्दर रख सकते हैं फ्रॉम द सेंटर द फर्स्ट मैक्सिमा फॉर ग्रीन लाइट, ऐसा कर सकते हो आप। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है क्वेश्चन नंबर 31, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज पैटर्न एज सीन ऑन द स्क्रीन इज, फ्रिंज पैटर्न आपको कैसा दिखता है 31st में, तो देखिए फ्रिंज पैटर्न आपको हमेशा हाइपरबोला की तरह दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो आप, क्वेश्चन नंबर 32, द लाइट सोर्सेज यूज्ड इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आर, कोहेरेंट सोर्स ही तो यूज़ करते हैं 32 में, कोहेरेंट सोर्स मतलब बी आंसर है। इसमें ये फिर से रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 33, इफ द विड्थ ऑफ द स्लिट इन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट इज डबल, अब आप जो स्लिट है उसकी विड्थ को डबल करने जा रहे हो तो सेंट्रल मैक्सिमा डिफ्रैक्शन पैटर्न का कैसा हो पाएगा वो पूछा जा रहा है। तो उसके बारे में मैं बता दूं, सेंट्रल मैक्सिमा शार्पर हो जाएगा और ब्राइटर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही होगा। 34 की बात कर लो आप आके, एंगुलर विड्थ ऑफ द इंटरफेरेंस फ्रिंज डिपेंड्स ऑन, एंगुलर विड्थ किस पे डिपेंड करता है, देखो 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके पास दिए हुए हैं, लेकिन इस फॉर्मूले पे अगर आप जाओगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि एंगुलर विड्थ जो है वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, कि क्योंकि वहाँ पे फॉर्मूला में वेवलेंथ का ही यूज़ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन पे है यहाँ पे, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट इज 0.1 mm, द वेवलेंथ ऑफ द light used is 600 nanometer and the interference pattern observed on the screen is 1 meter away from the separation between the bright fringes। इस तरह के क्वेश्चन को मैंने करा रखा है, फॉर्मूला आपके पास वहाँ पे है, फाइंड द सेपरेशन, सेपरेशन यहाँ पे चाहिए ब्राइट फ्रिंज के लिए। क्वेश्चन नंबर 35 का मैं आपको आंसर जरूर बता दूंगा, 6 mm इसका आंसर है।
तो यहाँ तक आज के लिए मैं रहने देता हूँ और आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में और भी कंटिन्यू कर लेंगे।